हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक योर देसी गुरुजी। बायो का लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था हम लोग। राइट, ट्रांसपोर्टेशन पर 2 वीडियोज ऑलरेडी कर चुका हूँ। नहीं देखा है, देख लो जाकर। वो देख लोगे तब आगे अच्छे से समझ में आए। उनमें हम लोगों ने देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, किन ऑर्गन्स के थ्रू होता है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी। राइट, वी हैव सीन एवरीथिंग। आई जस्ट रिकमेंड कि अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो, ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। रिमेंबर, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम था उसे हम लोग क्या बुलाते थे? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो का मतलब था हार्ट, वैस्कुलर का मतलब था ब्लड वेसल्स। राइट, वो दोनों हम लोगों ने देख लिया, उनके स्ट्रक्चर्स, ब्लड वेसल्स के टाइप्स, उनके डिफरेंसेज, सब कुछ देख लिया। तीसरा चीज था ब्लड। भाई ब्लड वेसल में कुछ तो फ्लो करेगा ना, तो ब्लड ही होगा, बिना ब्लड के क्या मतलब है ब्लड वेसल का। राइट, तो वो ब्लड हम लोग इस वाले वीडियो में डिटेल में देखने जा रहे हैं। हो सकता है कि ये वीडियो हल्का लंबा हो जाए। राइट, तो आप बी अ लिटिल पेशेंट और एकदम धीरज के साथ सुनना है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू रैप इट अप एज क्विकली एज पॉसिबल, बट यार समझाने में थोड़ा समय तो लगेगा, ठीक है। और अगर अच्छे से समझ में आना है, आपको अच्छे से समझना है, तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा। डोंट हेजिटेट, एक बार टाइम दे दोगे तो फ्यूचर में बहुत टाइम बचाएगा, ठीक है। चलो बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं। वी आर गोइंग टू लुक इनटू ब्लड। राइट, द क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लड? राइट, ब्लड, ब्लड खून, रक्त, लहू, शोणित, रुधिर, ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं, पढ़ा ही होगा कभी ना कभी। राइट, ब्लड ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स या मैमल्स में ही पाया जाता है। राइट, और भी पहले ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जिनके पास ऐसे फ्लूइड्स मिलेंगे जिनका फंक्शंस ट्रांसपोर्टेशन ही है, जैसा कि हमारे में। राइट, लेकिन उन सब के ब्लड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जो फिजिकल फीचर्स होंगे, उनका अपीयरेंस, उनके डेंसिटी, उनके टाइप्स ऑफ सेल्स, वो सब एकदम सेम नहीं मिलने वाले, ठीक है। कभी ब्लड किसी में कलरलेस मिलेगा, किसी में कुछ और कलर का मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा पिगमेंट पाया जाए। राइट, लेकिन हमारा ब्लड क्या है? हमारा ब्लड है, व्हाट इज ब्लड? इट इज अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये है ना, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। टिश्यू है भाई, टिश्यू। टिश्यू है तो एक से ज्यादा सेल्स में पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे। राइट, अगर हम लोग ब्लड के कंपोनेंट्स को देखें कि ब्लड में होता क्या क्या है, तो हम लोगों को मिलेगा, राइट, दैट ब्लड इज मेड अप ऑफ प्राइमरली, हम लोग दो कंपोनेंट्स के फॉर्म में स्टडी करते हैं ऑन बेसिक लेवल। एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये देखो बगल में डायग्राम बना हुआ है। राइट, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? ये एक टेस्ट ट्यूब है। राइट, टेस्ट ट्यूब तो पता है, टेस्ट ट्यूब देखा ही होगा कभी ना कभी, कांच का एक ऐसा ही ट्यूब स्ट्रक्चर होता है फॉर लैबोरेटरी पर्पसेस, रिसर्च रिसर्च करने के लिए। इसमें क्या करना है? इसमें थोड़ा सा ब्लड लेना है। राइट, ब्लड लेकर भर देना। अब उस ब्लड को हमें करना है सेंट्रीफ्यूज। क्या करना है? सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज तो समझ में आता है, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? ब्लड को करना है सेंट्रीफ्यूज। कभी मक्खन निकलते देखा है? मक्खन, मक्खन मथना समझते हो? राइट, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन डेंसिटी, राइट, बाय रोटेटिंग द सब्सटेंस। ठीक है, तुम किसी चीज को घुमाओगे तो डेंसिटी के हिसाब से चीजें अलग अलग हो जाती, ठीक है। मक्खन ऐसा ही निकालता है। देखो जब कोई भी चीज ना गोल गोल घूमता है, रोटेशन होता है, तो
सर्कुलर मूवमेंट में ना एक पर्टिकुलर फोर्स लगता है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है, राइट, सेंटर की तरफ उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंटर से अवे एक फोर्स लगता है उसे, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो अगर फिजिक्स ध्यान में हो तो F इज इक्वल टू होता है ma, राइट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, राइट। Since force is directly proportional to mass, what does it mean कि अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और मास कम होगा तो फोर्स कम होगा। फोर्स ज्यादा होगा तो फिर एक्सेलरेशन भी ज्यादा हो जाएगा। अगर सेम मास के लिए कंसीडर करें तो जिस पे फोर्स ज्यादा लगेगा उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कोई भी चीज सेंट्रीफ्यूज होता है, गोल गोल घूमता है, राइट, रस्सी में पकड़ कर कभी ढेला घुमाए, राइट, तो उसमें क्या होता है, रस्सी में एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है टेंशन, वो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। पृथ्वी और दूसरे प्लैनेट्स घूम रहे हैं सन के चारों ओर, राइट, क्या वहां पर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, बिना लगे घूमेगा ही नहीं। और वहां पर वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। उस जगह पे हमारे सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ पे कौन है सेंट्रीपिटल फोर्स? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो उन फोर्सेस के कारण अब जिस जिस पे ज्यादा फोर्स लगेगा वो ज्यादा मूव कर जाएगा, जिस पे कम लगेगा वो कम मूव करेगा, और अलग अलग डेंसिटी वाली चीजें अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को ऐसे ही लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। ब्लड को कर दिया सेंट्रीफ्यूज। अब सेंट्रीफ्यूज कैसे करेंगे? टेस्ट ट्यूब को पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, हाँ, या उसको रस्सी में बांध के नचाएंगे? नहीं, उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, मशीन्स आते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स आते हैं। उसमें आप टेस्ट ट्यूब को प्लेस कर दो, आरपीएम सेट कर दो, आरपीएम यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट, एक मिनट में कितनी बार रिवॉल्व करवाना है। तो जनरली ये 3-4 हजार के अप्रॉक्स होता है, आप डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन वो अलग अलग हो सकता है। और करीब आधे घंटे से 45 मिनट तक जब तुम सेंट्रीफ्यूज करोगे ना, उसके बाद जब तुम उसे टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करोगे तो उसमें कुछ ऐसा अपीयरेंस है, ठीक है, जो ब्लड है वो 2-3 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका हो। जो सबसे पहला लेयर है ये ऊपर वाला लेयर, ये प्लाज्मा का लेयर, ठीक है। ब्लड का पहला कंपोनेंट इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा और ये पूरे ब्लड का अप्रोक्स 55% फॉर्म करेगा, कितना? 55%, राइट। फिर ये जो नीचे है दिस इज रेड ब्लड सेल, दूसरे कंपोनेंट्स, राइट, ये अप्रोक्स 45% कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, 45% आरबीसी। और दोनों के बीच में ना एक बहुत पतला सा लेयर बनेगा जिसमें कि दो चीजें मिलेंगी, एक व्हाइट ब्लड सेल्स और दूसरा प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये करीब करीब 0 से 2% फॉर्म करेगा, ठीक है। मतलब इसका जो अमाउंट है बाकी दोनों के मुकाबले बहुत कम, राइट। प्लाज्मा कितना? अप्रोक्स 55%, आरबीसी कितना? अप्रोक्स 45%, and white blood cells and platelets combined will get approx 0 to anywhere between 0 to 2%, right? इसे हम लोग बोलते हैं हिमेटोक्रिट, ये ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो क्या हुआ कि ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया तो हमें दो टाइप के कंपोनेंट्स देखने को मिले, राइट। एक तो जिसे हम लोग प्लाज्मा बोल रहे हैं, ठीक है, प्लाज्मा, और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ही आते हैं आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। दीज आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स, राइट। भाई जो प्लाज्मा है वो तो फ्लूइड है, जबकि ये सब फ्लूइड तो है नहीं, ये तो सेल्स है, राइट। ब्लड को लेंगे और छन्नी से छान देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे नहीं, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि एकदम माइक्रोस्कोपिक छन्नी है, राइट, कि सेल्स अलग हो जाए, तो अगर तब छान देना ब्लड को, तब जो चीज अलग हो जाएगा वो होंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और जो फ्लूइड के रूप में गिर जाएगा वो होगा प्लाज्मा, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर 3, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, और बाकी जो बच गया वो है फ्लूइड पार्ट, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज फॉर्मिंग 55% ऑफ, राइट। अब जो प्लाज्मा है
प्लाज्मा में भी कुछ चीजें मिलेंगी, ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या मिलेगा? प्लाज्मा में मिलेगा नंबर वन फ्लूइड है भाई, तो सबसे पहले क्या मिलेगा? वाटर। कोई शक? 92% अप्रॉक्स, ठीक है। अब एकदम एग्जैक्टली 92% नहीं, अप्रॉक्स, ठीक है। 90% भी मिल सकता है, 95% भी मिल सकता है। प्लाज्मा जो कि ब्लड का 55% है, सिर्फ उस प्लाज्मा का 92% सिर्फ वाटर है। आई बात समझ में? अब इस बात को तो कंफ्यूज नहीं हो गए कि पूरा प्लाज्मा ही जब 55% है तो उसमें सिर्फ वाटर कैसे 92% हो सकता है? मेरे भाई, ये जो 55% है ये पूरे ब्लड का 55% है, ये जो 92% है ये सिर्फ प्लाज्मा का 92%, ठीक है। क्या है? वाटर, पानी, राइट। दूसरी चीजें मिलती है वो होते हैं प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रोटीन्स? नंबर वन जो पाया जाएगा इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसका काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना। ऑस्मोटिक बैलेंस तुम लोगों को समझ में आता हो, इतने बड़े तो हो, राइट। ऑस्मोसिस पढ़ रखा है। ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर का मूवमेंट अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ऑस्मोटिक बैलेंस अंदर में मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। जो ब्लड है हमारे पास तो क्लोज्ड सर्कुलेशन है, ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा है, तो ब्लड को और उसके फ्लूइड और पार्टिकल्स को ब्लड वेसल्स के अंदर किसी को तो पकड़ के रखना होगा ना, कि वो ब्लड वेसल के बाहर नहीं चला जाए, राइट, या अंदर में ही एकदम कंप्रेस ना हो जाए। ये काम एल्ब्यूमिन करता है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इससे क्या है कि ब्लड वेसल से बाहर ब्लड नहीं जाने वाला है। अगर इसके अमाउंट में गड़बड़ी हुई, बढ़ गया या घट गया, मान लिया कि घट गया, एल्ब्यूमिन का लेवल अगर घट जाता है आपके प्लाज्मा में, आपके ब्लड में, तो ब्लड वेसल से बाहर निकलना शुरू हो, ठीक है। अब उसके लिए ब्लड वेसल को रप्चर होने की जरूरत नहीं है, सेल्स के बीच में जो गैप्स है, माइक्रोस्कोपिक गैप्स, उन्हीं से धीरे धीरे रिलीज होगा, राइट। उससे क्या होगा? जो प्लाज्मा ब्लड वेसल के अंदर होना चाहिए अब वो ब्लड वेसल के बाहर जाए, ठीक है, और स्वेलिंग करवा देगा, ठीक है। बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी जहां तहां, राइट। अगर एल्ब्यूमिन के अमाउंट में कमी आती है तो, राइट। इतना ही नहीं, एल्ब्यूमिन एक कैरियर प्रोटीन के भी तरह एक्ट करता है, राइट। कैरियर प्रोटीन यानी कि चीजों को कैरी करता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, ठीक है। बात समझ में आई? दो चीजें, एल्ब्यूमिन का पहला फंक्शन टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, नोट इट डाउन, राइट। हैव अ पेन एंड पेपर एंड नोट इट डाउन। एल्ब्यूमिन का पहला फंक्शन टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, एंड दूसरा फंक्शन टू एक्ट एज अ कैरियर प्रोटीन, टू कैरी सब्सटेंसेज, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है एल्ब्यूमिन के, ऑलवेज रिमेंबर। सेकंड वन इज ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन ये क्या है भाई? ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि एंटीबॉडीज फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। एंटीबॉडीज इन्हीं प्रोटीन से बने होते हैं या इन्हीं प्रोटीन्स के हेल्प के थ्रू बनते हैं, ग्लोब्यूलिन। तो इसका काम क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी बना रहा है ना, क्या काम हो सकता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। सो ग्लोब्यूलिन का फंक्शन इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। एंड थर्ड प्रोटीन इज कॉल्ड फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन, जेन याद है? ये जेन कहीं और भी आया है, जेन याद करो। न्यूट्रिशन, पेप्सिनोजेन बताया था ना कि जो स्टमक होता है उसमें पेप्सिन सिक्रीट नहीं होता है, उसमें पेप्सिनोजेन सिक्रीट होता है। फिर वो एसिड के एक्शन के कारण, कौन सा वाला एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट कन्वर्ट्स इनटू एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। तो सिमिलरली जो फिब्रिनोजेन है ना, ये एक्टिव फॉर्म नहीं है, ये जेन है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। ये कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिवेट होने पे? दिस विल कन्वर्ट इनटू फिब्रिन। अब फिब्रिन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ तो फाइबर जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाँ, तो ये धागे जैसा, रेशा जैसा स्ट्रैंड होता है इसका, ठीक है। एंड दिस प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के हेल्प करता है, विटामिन के हेल्प करता है, राइट। पर सच्चाई इतनी ही नहीं है, सिर्फ विटामिन के हेल्प नहीं करता, ठीक है। विटामिन के अकेला क्या कर देगा, राइट। करीब 10-12 फैक्टर्स होते हैं, 10-12 कंपोनेंट्स होते हैं जो एज अ होल
ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से एक आपका फिब्रिनोजेन भी है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, इट विल एक्टिवेट इनटू फिब्रिन, ठीक है। और ये जो फिब्रिन है ये आपका हेल्प करेगा ब्लड क्लॉटिंग में। कैसे करेगा ये हम लोग आगे समझेंगे, ब्लड क्लॉटिंग भी बताऊं, ठीक। सो इतनी बातें क्लियर है। ब्लड में दो कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, क्या क्या, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इनको अलग करने का तरीका, वी विल सिंपली सेंट्रीफ्यूज। सेल्स वगैरह हेवी होते हैं, भारी होते हैं, नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे, प्लाज्मा अलग हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा इज 92% वाटर, 92% वाटर, और बाकी जो बच गया उसमें कुछ प्रोटीन्स होंगे, जिसमें से तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का क्या क्या फंक्शन था, लिखवाया था, क्या था पहला, टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। अगर अमाउंट में कमी हुई तो स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, फ्लूइड ब्लड से निकल निकल कर बाहर चला जाए, राइट। और दूसरा फंक्शन था टू एक्ट एज कैरियर प्रोटीन्स, राइट, चीजों को कैरी करना। दूसरी बात, दूसरा प्रोटीन ग्लोबुलिन, इट विल हेल्प फॉर्मिंग antibodies, helps will help in immunity। और तीसरी चीज फिब्रिनोजन, which will convert into fibrin and help in blood clotting। क्लियर है, आई होप इट्स क्लियर। अगर अगर हम लोग प्लाज्मा में से एक चीज को निकाल दे तो हमें मिलता है, जो मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं सीरम। सीरम वर्ड अक्सर सुना हो, राइट। क्या निकाल देंगे प्लाज्मा से तो मिल जाएगा सीरम। Plasma minus clotting factors is serum. Clotting factors, always remember, प्लाज्मा में से वो कंपोनेंट्स, वो फैक्टर्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं, अगर उनको निकाल दिया जाए तो जो बच जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे सीरम। अब एक क्लॉटिंग फैक्टर तो फिब्रिनोजेन है, राइट, पर ये एकमात्र क्लॉटिंग फैक्टर नहीं, और भी है, राइट। बताए ना 10 बार है, सबको निकाल दो तो तब जो बचेगा दैट इज सीरम। तो अगर ब्लड में से पहले तो प्लाज्मा निकाल दिया, सॉरी सेल्स निकाल दिया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स निकाल दिया तो मिला प्लाज्मा। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया, क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल रहे हैं, सारे प्रोटीन्स नहीं निकाल रहे, सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल देंगे। अब जो बचेगा उसे हम लोग बोलते हैं सीरम। गॉट इट, फैंटास्टिक। चलो, तो आई होप वी कैन मूव अहेड, राइट, लेट्स गो। अब हम लोग को देखना है आरबीसीज। आरबीसीज, राइट, व्हाट आर आरबीसीज? आर फॉर रेड, रेड, राइट, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आरबीसी। इससे हम लोग एरिथ्रोसाइट के भी नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट, ठीक है ना। फिर तुम लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि अभी आरबीसी ही समझ रहे थे, अब एरिथ्रोसाइट आ गया। नो प्रॉब्लम, लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू। भाई ये जो एरिथ्रो होता है ना, एरिथ्रो, इसका मतलब होता है रेड। एरिथ्रो का मतलब रेड, CYTE का मतलब, साइट का मतलब सेल, साइटोलॉजी, सेल के स्टडी को बोलते हैं, राइट। सो एरिथ्रोसाइट, रेड सेल, रेड ब्लड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, राइट। सो वी हैव एरिथ्रोसाइट्स। सबसे जो तीन फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे उसमें सबसे ज्यादा तो आरबीसीजी मिल रहे थे, राइट, ऑलमोस्ट 45%, 2% में बाकी जो दोनों सिमट गया था, राइट। तो एरिथ्रोसाइट्स रेड होता है। रेड क्यों होता है भाई? ये रेड होता है ड्यू टू व्हाट, एवरीवन नोज दिस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, राइट। इसमें जो हीम पार्ट है ना, हीम, ये आयरन को रिप्रेजेंट करता है, आयरन, Fe का मतलब आयरन होता है, तो पता है सबको। और ये जो ग्लोबिन होता है ये एक प्रोटीन होता है, ठीक है, इट इज अ प्रोटीन। ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन नहीं होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। जैसे ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन था, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन था, वैसे ही ग्लोबिन भी एक टाइप का प्रोटीन है, जो कि आयरन के साथ जुड़कर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, नोन एज हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है, या इनफैक्ट पूरे आरबीसी का क्या काम, क्या काम है? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन गैस, राइट, यही है ना।
रेस्पिरेशन में भी देख चुके हैं हम लोग। ब्लड का मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन, उसमें भी जो हीमोग्लोबिन है जो कि आरबीसीज में पाया जा रहा है, इसका मेन फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन गैस। अराउंड 97% ऑक्सीजन गैस जो कि आपके लंग्स से टिश्यूज तक जा रहा है, वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन के थ्रू जा रहा है। सब कुछ तो बताया था भाई, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनाता है तो कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, अदरवाइज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर जो ऑक्सीजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, दोनों मिले तो किससे अटैच करेगा हीमोग्लोबिन, इट विल अटैच विद कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी बहुत कम होती है, ठीक है। अब अफिनिटी कम होती है तो ये अच्छी बात है या बुरी बात? ऑक्सीजन के साथ तो स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होनी चाहिए ना, राइट, एकदम मस्त अच्छे से जुड़ेगा, राइट। लेकिन ऐसा है नहीं, क्यों? ऐसा इसीलिए है कि लंग्स में एल्वियोलाई में तो गैस एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन जाकर हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर जाएगा। अब ठीक है, अफिनिटी इतनी भी कम नहीं है कि कंबाइन ही नहीं करेगा, लेकिन जब ब्लड टिश्यू तक पहुंचेगा, सेल तक पहुंचेगा, तो वहां पे ऑक्सीजन को अलग भी तो होना है। वहां पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के बैठ जाएगा कि ना मैं छोड़ूंगा ही नहीं इसको, तो क्या होगा, मर जाओगे, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना जरूरी है, पर उसका वहां से हटना भी उतना ही जरूरी है, इसीलिए एफिनिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है ऑक्सीजन के साथ, राइट। सो दैट इज हीमोग्लोबिन। इसीलिए इसीलिए हम लोग हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते थे या बोलते हैं, राइट। व्हाट इज हीमोग्लोबिन कॉल्ड? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, क्लियर, गुड। नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल्स, इनका जो शेप होता है, लिख दूं, इनका जो शेप होता है, फिगर देख रहे हो, कुछ तो दिख ही रहा होगा, कैसा शेप है इसका? कटोरे जैसा है ना, बीच में एक डिप्रेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं बाई कॉनकेव डिस्क शेप, राइट। बाई कॉनकेव डिस्क शेप का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाई कॉनकेव। पता है ना, कॉनकेव मिरर तो पता ही होगा, राइट, कटोरे जैसा, ये वैसा ही है, एक साइड से कर्व्ड है और एक दूसरे साइड से डिप्रेस्ड है, गड्ढा है, तो दिस इज कॉल्ड बाई कॉनकेव शेप। ऐसा क्यों है भाई? ये जो शेप है ना, ये शेप मैच्योर आरबीसी का, बात नहीं समझ में, ये जो सेल्स है दे आर मैच्योर आरबीसी, ठीक है, मैच्योर, मैच्योर मतलब दे आर रेडी। जब नए आरबीसीज बनते हैं तो वो ऐसे नहीं होते, राइट। मैच्योर आरबीसीज की एक खासियत और है कि दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, टू ऑफ द मोस्ट क्रूशियल सेल ऑर्गेन्स। जब आरबीसी नया नया बनता है, कहां बनता होगा, सोचो, आरबीसी कहां बनेगा? ब्लड का कंपोनेंट है यार, ब्लड कहां बनता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बोन मैरो में बनता है, राइट। तो जब नए आरबीसीज बनते हैं ना, तो उसके प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोयोसिस। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोयोसिस। इसका मतलब हो गया formation of RBCs, and this will take place in bone marrow, ठीक है। क्या सारे बोन्स में बोन मैरो होते हैं? नहीं, सारे में नहीं होते हैं, कुछ कुछ बोन्स इतने छोटे होते हैं कि उसके अंदर जगह ही नहीं, राइट। लेकिन बहुत सारे बोन्स में होते हैं, फीमर में होता है, ठीक है। लेकिन फीमर ये सब बोन्स में ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ब्लड का प्रोडक्शन कम होता जाता है, बोन मैरो वाली एक्टिविटी खत्म होने लगती है। कुछ हैं जिनमें लाइफ लॉन्ग चलती है, जैसे हमारा रिब्स हो गया, वर्टिब्रे हो गए, इनमें लाइफ लॉन्ग बोन मैरो एक्टिव रहता है और ब्लड फॉर्मेशन करता रहता है, ठीक है। इसीलिए बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं ना, अगर बोन मैरो का कुछ टेस्ट करना हो,
मूवी देखिए क्रिश 3, तो उसमें वो जितना लॉजिकल मूवी बनने की कोशिश कर रहा था उतना था नहीं, पर उतना गंदा भी नहीं था, ठीक ठाक था, राइट। उसमें देखते हो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करता है जो विलेन होता है, राइट। तो जब वो होता है तो एक सिरिंज टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बोन मैरो एस्पायर करता है, मतलब निकालता है बॉडी से। वो उसके पीठ से निकालता है, बैक साइड से, इफ यू रिमेम्बर, राइट। क्यों? वो वर्टिब्रा से ही निकाल रहा होता है, ठीक है। बहुत पतला सा निडल होता है जो कि अंदर जाता है और पुल कर लेते हैं, राइट। तो erythropoiesis is the process of formation of new blood cells and it takes place in bone marrow, right? तो जब bone marrow में cells बनते हैं ना नए RBCs, तो उनके पास होता है न्यूक्लियस, लेकिन और उनका शेप भी स्फेरिकल होता है, राइट। ये जो शेप है ये मैच्योर सेल का है, लेकिन जैसे जैसे सेल का मैच्योरेशन होता है they lose nucleus, they lose mitochondria and their shape changes. न्यूक्लियस लूज करने के कारण ही उनका शेप स्फेरिकल से बाइकॉनकेव हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? न्यूक्लियस नहीं होने का क्या फायदा हुआ बंधु? फायदा ये हुआ कि अब न्यूक्लियस नहीं होगा तो इनका शेप क्या हो गया? बाइकॉनकेव। पहले क्या था? स्फेरिकल। इससे क्या हुआ? इससे इनका सरफेस एरिया बढ़ गया। देखो फिर से आ गया सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीजेज एंड दिस इंक्रीज्ड सरफेस एरिया इंश्योर्स मोर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब ज्यादा ऑक्सीजन अटैच हो पाएगा ना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पाए उसके लिए सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, और ज्यादा सरफेस एरिया के लिए क्या किया गया? उसने न्यूक्लियस लूज कर दिया ताकि शेप स्फेरिकल से बाइकॉनकेव हो जाए। बाइकॉनकेव होने से सरफेस एरिया बढ़ गया। क्लियर है बात? चल, पर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों लूज करवा दिए? न्यूक्लियस नहीं था, चलो समझ में आ रहा था। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों लूज करवा दिए? ऐसा इसीलिए क्योंकि अब शेर को अगर बोले कि भाई जाओ बकरी को स्कूल ड्रॉप करके, क्या होगा? हाँ, बकरी स्कूल पहुंचेगी? नहीं, रास्ते में ही शेर के पेट में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो बात वही है, यहाँ पे जो आरबीसी है दे आर द शेर एंड ऑक्सीजन इज द बकरी, राइट। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को पहुंचाना, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है। अगर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हुआ तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, यानी कि ऑक्सीजन को यूज करेगा। जिस ऑक्सीजन को उसे पहुंचाने के लिए दिया गया है वो सारे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर देगा, सारे नहीं तो कम से कम कुछ तो कर ही लेगा, राइट। तो ज्यादा एफिशिएंट रखने के लिए, ट्रांसपोर्ट को की एफिशिएंसी को बरकरार रखने के लिए भगवान जी ने गेम खेल दिया, आरबीसी से माइटोकॉन्ड्रिया ही निकाल दिया। अब करो ऑक्सीजन यूज, ठीक है, राइट। अब करो ऑक्सीजन को यूज करो। अब कर नहीं सकते क्योंकि बिना माइटोकॉन्ड्रिया के तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ही नहीं, ग्लाइकोलाइसिस होकर रुक जाएगा, और ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का काम ही नहीं होता है, राइट। तो आरबीसी क्या करता है? आरबीसी डजंट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, दे परफॉर्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो परफॉर्म नहीं कर सकते, उन्हें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। RBCs are probably the only cells in our body which perform anaerobic respiration. Clear? Good. So many things about RBCs we got to know. शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस नहीं होना मैमेलियन आरबीसी का एकदम स्ट्रिक्ट फीचर है, ठीक है। जितने भी मैमल्स हैं उसके आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पैन ये सबको पता होगा, बचपन से जीके में पढ़ते आ रहे होंगे यार। दिस इज 120 एज, 120 दिन का होता है, करीब करीब कितना होगा? करीब 4 महीने हो। उसके बाद क्या होता है आरबीसी के साथ? आरबीसी के साथ उसके बाद क्या होता है? ठीक है, वो कहानी कभी और, ठीक है, एक अलग वीडियो बना दूंगा कि आरबीसी के साथ क्या होता है। अभी सिंपली बोलूं तो आरबीसी एक ऑर्गन के पास जाता है जिसका नाम है स्प्लीन, इधर लेफ्ट साइड में होता है, स्टमक के पीछे होता है, ठीक है, स्प्लीन। स्प्लीन में जाता है आरबीसी और आरबीसी टूटता है, ठीक है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो भी टूटता है। हीमोग्लोबिन टूटता है दो पिगमेंट्स में, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ठीक है। बिलिरुबिन के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया हो, तो समरी यही है। बिलिरुबिन क्या हो रहा है? येलो कलर का पिगमेंट होता है, बिलिवर्डिन ब्लूइश कलर का पिगमेंट होता है।
दोनों को पहुंचाया जाता है लिवर में, ठीक है। लिवर से वो बाइल जूस के साथ निकलता है और फिर वो जाके फूड में मिक्स होता है और वो अनडाइजेस्टेड फूड के साथ एक्सक्रीट हो जाता है। इसी इसी बिलीरुबिन का अमाउंट अगर बढ़ जाए बॉडी में जरूरत से ज्यादा, ब्लड वेसल में फ्लो करने लगे, तो फिर जॉन्डिस होता है, ठीक है। जॉन्डिस इज जस्ट द इंक्रीज अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन, ठीक है। चलो एक एक छोटी सी बात और, ये बताओ कि जब आरबीसी के पास न्यूक्लियस है ही नहीं, ठीक है, तो वो नए सेल्स कैसे बना रहे हैं? नॉर्मली नए सेल्स कैसे बनते हैं? सेल थ्योरी का मोडिफिकेशन में रुडोल्फ वर्चो ने क्या बोला कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, नए सेल्स पुराने सेल्स से आते हैं, राइट। आरबीसी के पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है, उसके बिना डिवाइड कैसे करेगा? हाउ विल आरबीसी डिवाइड? नए सेल्स कहां से आएंगे? बोन मैरो में कहां से बन रहे नए सेल्स? इसका जवाब छुपा है इन समथिंग कॉल्ड स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स, राइट। व्हाट आर स्टेम सेल्स? सिंपल सर, जो स्टेम से जो सेल आते हैं उसको स्टेम सेल्स बोलते हैं, राइट। शायद बोलते भी होंगे हमारे पास स्टेम है क्या? नहीं है ना। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनका अपना कोई फंक्शन नहीं होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, लेकिन उनके पास बॉडी का कोई भी दूसरा सेल बनाने की कैपेसिटी होती है। प्लांट सेल्स में, प्लांट टिश्यू में पढ़ा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अपना कोई फंक्शन नहीं होता है, वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है, डिफरेंशिएट होकर, राइट। इसको हम लोग अब जो मतलब परमानेंट सेल्स बने उनके अपने फंक्शंस होते हैं। तो स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि जिनका खुद का अपना कोई फंक्शन नहीं है, बट उनका वो दूसरे किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखते हैं। जरूरत पड़ने पे वो ब्लड सेल्स बना सकते हैं, जरूरत पड़ने पे वो लंग्स का सेल बना सकते हैं, जरूरत पड़ने पर वो न्यूरॉन बना सकते हैं, नेफ्रॉन बना सकते हैं, जो भी वो बनाएंगे, ठीक है। बॉडी में ऐसे स्टेम सेल्स स्टोर्ड होते हैं, बोन मैरो में होते हैं, और स्टेम सेल से ही फिर सारे ब्लड के सेल्स बनते हैं, सारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी सारे ब्लड सेल्स, ठीक है। अब ये मत समझना कि एक बार ब्लड सेल में कन्वर्ट हो गया फिर किसी और में कन्वर्ट होता है, नहीं, एक बार कन्वर्ट हो गया तो हो गया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जितने भी स्टेम सेल्स हैं बॉडी सबको ब्लड ही बनाने में लगा दिए, नहीं। स्टेम सेल्स बहुत जगह पे स्टोर्ड होते हैं, उसमें से कुछ को यूज करते हैं और बॉडी उन्हीं वो स्टेम सेल्स आपस में भी डिवाइड करके नए स्टेम सेल्स बनाते रहते हैं ताकि स्टेम सेल्स ही खत्म ना हो जाए, राइट। इनफैक्ट जो मॉडर्न बहुत हाईली एडवांस्ड हॉस्पिटल्स होते हैं ना, तो वहाँ स्टेम सेल्स वगैरह को स्टोर भी किया जाता है, राइट, ताकि इन फ्यूचर अगर उस बच्चे का, उस इंसान का कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम निकले, राइट, जिसका नॉर्मल सोल्यूशन नहीं है, तो हम लोग स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट भी करते हैं। स्टेम सेल से वो वाला सेल बना लेंगे जो जिस चीज की कमी है उसके बॉडी में, ठीक है। अक्सर व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह की कमी हो जाती है तो उससे बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, राइट। बॉडी बनाता ही नहीं है नए सेल्स, तो हम लोग बाहर बना लेंगे स्टेम सेल से उसका व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। अब मेरे स्टेम सेल से आपका व्हाइट ब्लड सेल नहीं बने, राइट, मेरे से मेरा ही बनेगा, उसके लिए जरूरी है कि जन्म के समय ही उसके स्टेम सेल्स को, कुछ स्टेम सेल्स को स्टोर कर लिया जाए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। इस नाम से, इस टर्म से हम आप हर कोई फैमिलियर होगा ही, कभी ना कभी किसी न किसी समय ये शब्द सुनने को मिलता ही होगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप बचपन से ही स्कूल्स में या अलग अलग जगहों पर पूछा जाता है, आपको शायद अपना पता भी होगा, नहीं पता है तो पता करवा लो, राइट, ये आपके लिए अच्छा ही होगा हर तरीके से। ब्लड ग्रुप होता कैसे है, या किसी का ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होता है एग्जैक्टली क्या है, ये हम लोग समझते हैं। देखो ये समझे, इसके पहले ना दो टर्म्स समझ लो। एक होता है एंटीजन, एंटीजन, और दूसरा होता है एंटीबॉडी, ठीक है। एक हुआ एंटीजन और दूसरा हुआ एंटीबॉडी। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट्स है, राइट। एंटीजन और एंटीबॉडी, बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। इसमें से किसी का अच्छा होना या बुरा होने की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एंटीजन हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, या एंटीबॉडी अच्छा है या बुरा है, नहीं।
बस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स है, राइट, एग्जैक्ट ऑपोजिट। एंटीजन हैज द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हैज द कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज एंटीजन। दोनों जब आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ है, उसका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, राइट। तो एंटीजन क्या है, ये ऐसे मटेरियल्स हैं, एंटीजन शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, दे आर फॉरेन सब्सटेंसेस टू आवर बॉडी, फॉरेन सब्सटेंसेस टू आवर बॉडी, ठीक है। फॉरेन का मतलब, फॉरेन मतलब बाहर का। हमारे बॉडी में हर वो चीज, एवरी सिंगल थिंग दैट इज नॉट ऑफ आवर ओन, जो हमारे बॉडी का खुद का नहीं है, वो हमारे लिए एंटीजन, ठीक है। हर वो चीज, लिविंग, नॉन लिविंग, डेड, एनीथिंग, अगर वो हमारे बॉडी का नहीं है, खुद का नहीं है, तो वो हमारे बॉडी के लिए एंटीजन। क्लियर। ये कौन डिसाइड करता है कि क्या एंटीजन की तरह बिहेव करेगा और क्या नहीं करेगा? ये डिसाइड करता है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम पता है, कोविड में बहुत सुना होगा, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो कि हमें इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से या किसी भी ऐसे सिचुएशन से प्रोटेक्ट कर रहा है, बेसिकली बीमारियों से बचाता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम किसी भी चीज को, अगर वो बाहर से आता है ना, वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, ठीक है। किसी भी चीज को जिसको इम्यून सिस्टम नहीं पहचान पा रहे अपने बॉडी के सब्सटेंस के रूप में, इट विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय दैट सब्सटेंस। चाहे वो हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो, कोई वायरस या हो सकता है कोई सिंपल डस्ट पार्टिकल्स है जो हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं, हो, ठीक है। हो सकता है पॉलन ग्रेन्स हो, एनीथिंग, राइट, ये एनीथिंग जिसको कि इम्यून सिस्टम अपने बॉडी के सेल्स या अपने बॉडी के सब्सटेंस के रूप में नहीं पहचान पा रहे। ये सेम सिचुएशन होता है ब्लड डोनेशन में भी, ठीक है। अगर ब्लड एक आदमी का दूसरे आदमी के बॉडी में जाता है, तो उस जो रिसीवर है, जो ब्लड ले रहा है, उसका इम्यून सिस्टम उन ब्लड सेल्स को नहीं पहचानेगा, ठीक है। तो वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो हर वो चीज जिसको इम्यून सिस्टम नहीं पहचान पा रहा है या पहचान पा भी ले रहा है, मान लो, तो वो अपने बॉडी का नहीं है, दैट इज कॉल्ड एन एंटीजन। और इन्हीं एंटीजन को खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, हमारा बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जिन्हें हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। व्हाट आर एंटीबॉडीज? दे आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू न्यूट्रलाइज एंटीजेंस, ठीक है। अगर कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो उसको खत्म करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी कुछ प्रोटीन्स, कुछ सब्सटेंसेस रेडी करेगा, जिसे हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये क्यों बता रहा हूं, ब्लड ग्रुप में देखो होता क्या है, हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड में जो आरबीसीज है, उसके सेल मेम्ब्रेन पर ना कुछ सुगर्स पाए जाते हैं, ठीक है। सुगर, सुगर वही वाला सुगर जो तुम समझ रहे हो, तो ठीक है। और ये सुगर ना दो टाइप के हो सकते हैं, जो हमारे आरबीसी के मेम्ब्रेन पे पाए जा रहे हैं, वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक को हम लोग बोलेंगे टाइप ए और दूसरे को बोलते हैं टाइप बी, ठीक है। दो टाइप के सुगर से, अगर मेरे आरबीसी पे, मेरे ब्लड के आरबीसी पर जो शुगर मिल रहा है वो टाइप ए वाला शुगर, राइट, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, मेरा ब्लड ग्रुप ए हो गया। अगर मेरे ब्लड के आरबीसी के मेम्ब्रेन पर बी वाला शुगर मिल रहा है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, मेरा ब्लड ग्रुप बी हो गया। दोनों मिल रहा है, ए वाला शुगर भी मिल रहा है और बी वाला शुगर भी मिल रहा है, तो वो तो मेरा ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। और दोनों में से अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो मेरा ब्लड ग्रुप ओ हो गया। क्लियर हुई बात? अगर मेरे में टाइप ऑफ शुगर ए पाया जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। अगर ए मिल रहा है तो क्या होगा, बी मिल रहा है तो क्या होगा, ए और बी दोनों मिल रहा है तो क्या होगा, और कुछ नहीं मिल रहा है तब क्या होगा, ना ए मिल रहा है ना बी मिल रहा है तब क्या होगा। अगर सिर्फ ए मिल रहा है तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया।
सिर्फ बी मिल रहा है तो बी हो गया, दोनों मिल रहा है तो ए बी हो गया, और कुछ नहीं मिल रहा तो ओ हो गया। ओ का मतलब दोनों में से कोई भी शुगर नहीं पाया जाए। ठीक है, ये 4 टाइप ऑफ ब्लड हो गए, क्या ब्लड ग्रुप हो गए। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर मेरा ब्लड ग्रुप तो है ए पॉजिटिव, या कोई सोच रहा होगा बी नेगेटिव या समथिंग, राइट। नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव ये है कि इन शुगर्स के अलावा एक और फैक्टर मिलता है। ठीक है, इनके अलावा एक और चीज है जो कि हम उस आरबीसी के मेम्ब्रेन पर पाया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं आरएच फैक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं? आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्यों? क्योंकि इस प्रोटीन को, ये जो भी है, ये जो सब्सटेंस है, इसको सबसे पहले ना एक मंकी के एक स्पीसीज में देखा गया था, ऑब्जर्व किया गया था, जिसे हम लोग रिसस मंकी बोलते हैं। उस मंकी के स्पीसीज का नाम रिसस था, रिसस मंकी। ठीक है, तो इसीलिए रिसस आरएच से शुरू हुआ, इसीलिए हम लोग उसको आरएच फैक्टर बुला रहे हैं। तो अगर आरएच फैक्टर मिल रहा है आपके बॉडी में, आपके आरबीसी पे, तो आप पॉजिटिव हो जाएगा आपका ब्लड टाइप। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर आरएच फैक्टर आपके आरबीसी में मिल रहा है, अगर ये प्रेजेंट है, तो आपका ब्लड टाइप क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और अगर ये एब्सेंट है तो फिर ब्लड टाइप क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अगर मेरे आरबीसी पर टाइप ए वाला शुगर मिल रहा है और आरएच फैक्टर मिल रहा है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए पॉजिटिव। अगर मेरे आरबीसी पर ए वाला शुगर तो मिल रहा है लेकिन आरएच फैक्टर नहीं मिल रहा है, तब मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए नेगेटिव। क्लियर है? सिमिलरली अगर बी शुगर मिल रहा है और आरएच फैक्टर मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? बी पॉजिटिव। अगर दोनों शुगर से मिल रहे हैं ए और बी और आरएच फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए बी नेगेटिव। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी शुगर नहीं मिल रहा है, टाइप ए और टाइप बी में से, और आरएच फैक्टर मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप? ओ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ए बी और ओ टाइप ऑफ शुगर्स प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन से डिसाइड हो रहा है, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव आरएच फैक्टर के प्रेजेंस से डिसाइड हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? दैट्स हाउ आवर ब्लड ग्रुप इज डिसाइडेड। अब ये पता कैसे लगाते हैं पता है? अब खुद ही सोचो कि जब ब्लड डोनेट किया जाता है, राइट, लेट्स से कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, राइट, माय ब्लड ग्रुप इज ए पॉजिटिव, मतलब मेरे आरबीसी पे ए वाला शुगर मिलेगा और आरएच फैक्टर पाया जाएगा। ठीक है, किसी दूसरे के बॉडी में अगर मेरा ब्लड ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, तो मेरा जो मेरे आरबीसी पर जो शुगर है, ठीक है, या मेरे जो आरबीसी है, उसको तो उसका बॉडी पहचानेगा नहीं अपने बॉडी के सब्सटेंस के रूप में। वो जो शुगर मॉलिक्यूल है या जो आरएच फैक्टर है, वो उसके बॉडी के लिए एंटीजन हो सकता है अगर वो उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। ठीक है, कब नहीं पहचानेगा? जब उसके पास टाइप ए वाला शुगर और आरएच फैक्टर पहले से हो ही नहीं, तब तभी तो, राइट, राइट। अगर उसने कभी देखा ही नहीं है पहले, उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव नहीं है, हो सकता है कि उसका ब्लड ग्रुप अगर ए नेगेटिव भी है, तो वो मेरे ए वाला शुगर को तो पहचान लेगा लेकिन आरएच फैक्टर को नहीं पहचानेगा। या उसका ब्लड ग्रुप ए कुछ और भी है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, उसने कभी भी ए वाले शुगर को नहीं देखा है उस बॉडी के इम्यून सिस्टम में, तो वो पहचानेगा नहीं। और उस बॉडी के लिए मेरा ब्लड क्या हो जाएगा? एंटीजन हो जाएगा, क्योंकि उसके बॉडी के लिए वो फॉरेन सब्सटेंस है। उनको किल करने के लिए उसका बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए अगर रॉन्ग ब्लड ग्रुप मैच करवाया जाए या क्रॉस करवाया जाए, तो फिर जो रिसीवर का बॉडी होता है, वो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया उसको एंटीजन समझकर, उसके लिए वो एंटीजन है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होता है उनके बीच में, और दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, ब्लड क्लम्प कर जाएगा। ठीक है, अगर सही समय पे ट्रीट नहीं किया गया आदमी मर जाए। हम लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं ब्लड ग्रुप पता लगाने में भी, राइट। कभी अगर आपने अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाया है, तो आपने देखा होगा क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, एक्चुअली 2 स्लाइड्स लेते हैं। ठीक है, उस पर ना 3-4 जगह पर वो ब्लड ड्रॉप ले लेते हैं। पहले तो तुम्हारा ब्लड प्रिक किया जाएगा फिंगर में से एक निडल से, और फिर 3-4 ड्रॉप 3-4 जगह पर ले लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या करते हैं, उसमें कुछ एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और उसमें ना हम लोग एंटीबॉडीज ऐड करते हैं, सारा एंटीबॉडी, मतलब ए के खिलाफ वाला भी एंटीबॉडी ऐड करते हैं, बी के खिलाफ भी, और ए बी के खिलाफ भी। ए बी के खिलाफ मतलब यार ए और बी दोनों के खिलाफ वाला एंटीबॉडी मिक्स कर देंगे, ए वाला भी डाल देंगे और बी वाला भी डाल देंगे, ठीक है, और ओ वाले के लिए तो कुछ नहीं डालना है, ठीक है, और एक एंटीबॉडी एक जगह डालेंगे आर एच फैक्टर के खिलाफ वाला, एंटी आर एच फैक्टर एंटीबॉडी डालेंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि मेरे मेरे ब्लड में मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो मेरे ब्लड में कौन सा शुगर पाया जा रहा है, ए, और आर एच फैक्टर भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो जिस ड्रॉप के साथ मैंने ए के खिलाफ वाली एंटीबॉडी डाली है, एंटी ए एंटीबॉडी डाली है, उसमें ब्लड क्लॉट दिखेगा और किसी में नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि बी वाला शुगर तो है नहीं कि बी वाला एंटीबॉडी उससे रिएक्ट करेगा, उसमें नहीं दिखेगा। और सिंस आर एच फैक्टर भी प्रेजेंट है, क्योंकि ए पॉजिटिव है मेरा ब्लड ग्रुप, तो एंटी आर एच फैक्टर एंटीबॉडी भी क्लम्पिंग काउज करेगा, क्योंकि वहां पर भी एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग ब्लड ग्रुप पता करते हैं। अगर मान लिया कि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ए वाले जहां पे ए के खिलाफ वाली एंटीबॉडी डाली है वहां पे भी रिएक्शन होगा, वहां पे भी क्लम्पिंग होगा, जहां पे बी वाला है वहां पे भी क्लम्पिंग होगा, और आर एच फैक्टर वाले में भी क्लम्पिंग होगा, ठीक है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो क्लम्पिंग दिखेगा ही नहीं, ना ही ए एंटीबॉडी जहां पे डाला है और ना ही जहां एंटी बी एंटीबॉडी डाला है। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई भी शुगर नहीं है, तो रिएक्शन होगा किससे, राइट। और अगर आर एच फैक्टर है तो उस वाले में रिएक्शन होगा, अगर नहीं है तो उस वाले में भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा ओ नेगेटिव। क्लियर है बात? तो ब्लड ग्रुप ऐसे ही डिसाइड करते हैं, राइट। इसमें किसी भी ब्लड के साथ अच्छा होना या बुरा होने वाली बात नहीं है, सबका अपना अपना ब्लड ग्रुप होगा, राइट। इनफैक्ट आपका जो ब्लड ग्रुप है वो हेरिडिटरी है ना, आपके पेरेंट्स से मिला है, ठीक है। इन फ्यूचर जो हेरिडिटरी चैप्टर है उसमें आप ये भी पढ़ोगे कि हाउ द जीन्स, द डीएनए ऑफ पेरेंट्स डिसाइड्स द ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। कौन सा वाला आपके मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप अगर पता हो ना, तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि बच्चे के चांसेस क्या है। मतलब एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन प्रोबेबली बता सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, ये नहीं, ऐसा बताया जा सकता है, ठीक है। सो क्लियर? तो इसीलिए ब्लड ग्रुप प्रॉपरली मैच कर लेना है, नहीं तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाए, ठीक है। अभी तुम लोग यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर वाला भी कॉन्सेप्ट पढ़े ही होंगे, राइट। यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं ओ नेगेटिव को, राइट। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं ए बी पॉजिटिव को, ठीक है। लेकिन ये जो बात है ना, ये कंप्लीटली सही नहीं, ठीक है। इस बात पर एकदम आंख बंद करके भरोसा नहीं करते, ठीक है। ये बात, इसका अपना इंपॉर्टेंस है वो, ठीक है, लेकिन इन फैक्ट्स पर एकदम ऐसा नहीं है कि ये एकदम खड़ा सत्य है, ऐसा एकदम नहीं, ठीक है। रीजन देखो, हम लोग ऐसा इसलिए मानते हैं ना क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड टाइप में क्या है, ना ही उसके पास ए वाला शुगर है, ना ही बी वाला शुगर है, और ना ही आर एच फैक्टर है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर इस ब्लड को किसी को भी दे दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। और ए बी पॉजिटिव में क्या है, ए वाला भी शुगर है, बी वाला भी शुगर है, और आर एच फैक्टर भी है, तो इसको कोई सा भी ब्लड दे दिया जाए इसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आइडियली होना ऐसा ही चाहिए, राइट। दैट्स हाउ थिंग्स शुड हैपन। पर ऐसा हर बार होगा नहीं, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो ओ नेगेटिव है उसमें उस ओ नेगेटिव के पास एक भी एंटीजन नहीं है, ना ही दोनों में से कोई शुगर है, ना ही आर एच फैक्टर, लेकिन जिसको दिया जाए, ठीक है, उसको तो दे देंगे ओ वाला। लेकिन जो डोनर का जो ब्लड है ना उसमें एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट हो, ठीक है। रिसीवर के ब्लड में नहीं, ओ नेगेटिव वाला जो डोनर है, जो डोनेट कर रहा है, उसके ब्लड में तो पहले से सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे ना, राइट। क्योंकि उसके पास कोई सा भी शुगर नहीं है, कोई सा भी एंटीजन नहीं है, तो सबके खिलाफ वाला एंटीबॉडी मिलेगा, राइट। रिसीवर के ब्लड में डालोगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो ही जाएगा, राइट। तो इस बात पर एकदम आंख बंद करके, आंख मूंद करके विश्वास नहीं करते,
ये ऑप्शंस लिए जाते हैं इमरजेंसी के लिए, ठीक है, कि अगर सिचुएशन बहुत गंभीर है, कोई भी डोनर अवेलेबल नहीं है टाइम पे, ब्लड बैंक नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, मतलब जब बात जान बचाने की है तब हम लोग फिर ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं कि चलो भाई अगर ओ नेगेटिव ब्लड मिल पा रहा है और जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है तो चलो हम लोग इसको डोनेट कर देंगे। इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी जब कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो, ऐसा नहीं कि कहीं भी पकड़ के वो नेगेटिव ब्लड डाल दिया, नहीं भाई, रिसीवर के बॉडी में भले एंटीबॉडी ना हो, डोनर के ही ब्लड में तो है, तो अल्टीमेटली फिर तो रिएक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। क्या है कि एंटीबॉडी होने के लिए ना पहले ब्लड का आपके बॉडी में आना ही जरूरी नहीं है, ठीक है। सिंस ह्यूमंस तो लाखों साल से है ना धरती पर, राइट, जो एंटीबॉडीज है वो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो बाई बर्थ हमें मिलने लगते हैं आफ्टर अ सर्टेन टाइम, राइट। अगर ह्यूमन बींग जो सबसे पहले आए थे शायद उनमें ना हो एंटीबॉडीज पहले से, लेकिन हम लोग तो अभी लाखों साल से हैं धरती पर, राइट, तो जनरेशन बाय जनरेशन ये चीज होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस बात पर एकदम आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, बट हाँ ये बात कंप्लीटली गलत भी नहीं। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो आरबीसी भाई यहाँ पे खत्म होता है, राइट। आई होप कि इस आरबीसी में अब कोई दिक्कत ना हो, राइट। जितनी बातें बताइए ना इतनी बातें अगर याद रखो हमेशा, ठीक है, याद नहीं रहे तो वापस आकर देख लिया करो वीडियो, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। इतनी बातें याद रह जाए ना, बिलीव मी आपको 12th तक तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ बता दिया हूँ जो 11 12th में भी पढ़ना है ना, पढ़ने को आपको और भी चीजें मिलेंगी, लेकिन उनको भी समझने में ना प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो, ठीक है। चल अब आते हैं हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट, डब्ल्यूबीसी। याद है आरबीसी को हम लोग कुछ और भी बोलते थे, क्या बोलते थे? एरिथ्रोसाइट्स, बताया ही था। एरिथ्रो का मतलब रेड, साइट्स का मतलब सेल, तो ठीक उसी तरीके से हम लोग डब्ल्यूबीसी को भी कुछ और बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अब एरिथ्रो तो बोलेंगे नहीं क्योंकि ये व्हाइट तो है, सॉरी रेड तो है नहीं, ये व्हाइट है, तो इनको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोस का मतलब होता है व्हाइट या ट्रांसपैरेंट, जैसे ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, प्लास्टिड का एक टाइप जो कलरलेस वाला होता है, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूको का मतलब ट्रांसपेरेंट, कलरलेस या व्हाइटिश, तो दैट्स व्हाई व्हाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, राइट। और जिस तरीके से आरबीसी के फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोएसिस बोलते थे, इनके फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? कॉमन सेंस लगाकर बोलो, उसको बोलते थे एरिथ्रोपोएसिस, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ल्यूकोपोएसिस, ठीक है। जिस तरीके से वो स्टेम सेल से प्रोड्यूस होता था, ये भी स्टेम सेल से ही प्रोड्यूस होता है डब्ल्यूबीसी भी, और ये भी बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब व्हाइट ब्लड सेल्स ना दो टाइप के होते हैं, राइट, देयर आर टू टाइप्स। ये एक टाइप हुआ, ये दूसरा टाइप, ठीक है। कुछ बेसिक सा डिफरेंस दिख रहे हैं दोनों में, उस तरफ वाले सेल्स में और इस तरफ वाले सेल्स में, कुछ बहुत सिंपल सा। ये देखो इनमें ना ये ऐसे डॉट्स डॉट्स प्रेजेंट है, दिख रहा है? इधर है क्या? इधर नहीं है। इनमें है क्या? इनमें, इसमें भी है, ठीक है, इसमें है, इसमें भी है। इनको हम लोग बोलते हैं ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि एक टाइप में, एक कैटेगरी ऑफ डब्ल्यूबीसीज में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, दूसरे वाले में प्रेजेंट नहीं। तो जिनमें प्रेजेंट हो दे आर कॉल्ड ग्रैन्यूलोसाइट्स, ग्रैन्यूलोसाइट्स, ठीक है। और जिनमें प्रेजेंट नहीं है दे आर कॉल्ड ए ग्रैन्यूलोसाइट्स, ठीक है। ए ग्रैन्यूलोसाइट्स, क्योंकि इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं है, उनमें है, दैट्स व्हाई ग्रैन्यूलोसाइट्स। अब तीन डब्ल्यू टाइप के डब्ल्यूबीसी ऐसे होते हैं जो कि ग्रैन्यूलोसाइट्स होते हैं, और दो ऐसे टाइप्स होते हैं जो कि ई ग्रैन्यूलोसाइट्स होते हैं। ई ग्रैन्यूलोसाइट्स में पहला हो गया मोनोसाइट और दूसरा हो गया लिम्फोसाइट। और ग्रैन्यूलोसाइट्स में इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ठीक है, याद रहेगा। टोटल 5 टाइप के डब्ल्यूबीसीज हैं, जिस और पांचों को हम लोगों ने दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स।
ग्रेन्युलोसाइट्स का नाम क्या क्या हुआ, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स का नाम क्या हुआ, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ओवरऑल डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है, ओवरऑल टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, राइट, टू फाइट इन्फेक्शंस, जर्म्स, यही है ना डब्ल्यूबीसी का फंक्शन, राइट। तो ये पांचों टाइप के जो डब्ल्यूबीसी मिल रहे हैं ना, सब इक्वल अमाउंट में नहीं मिलता है। इनफैक्ट याद है हिमेटोक्रिट जो टेस्ट ट्यूब में बताया था, उसमें क्या था, डब्ल्यूबीसी का तो अमाउंट बहुत कम था, आरबीसी के मुकाबले डब्ल्यूबीसी का नंबर काफी कम होता है, राइट। लेकिन ये कम नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल हो जाता है, राइट। तो डब्ल्यूबीसी क्या है कि अब उस डब्ल्यूबीसी तो और कम मिल ही रहे, उसमें भी इन ये जो 5 टाइप्स के डब्ल्यूबीसी हैं, राइट, इसमें से कुछ ज्यादा मिलता है और कुछ कम मिलता है। जैसे न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा मिलता है इनमें से, ठीक है। लिम्फोसाइट भी ठीक ठाक मिलता है, पर मोनोसाइट, बेसोफिल से बहुत कम मिलते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस, जिसका जितना काम है। अब कुछ है कि वो कम अमाउंट में ही रहकर अपना काम कर दे रहे, तो क्यों बनाना है ज्यादा। इनफैक्ट अगर उनका नंबर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम की ही बात है, राइट। अब जैसे न्यूट्रोफिल हो गया, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल ना आपका हेलमिंथिक इन्फेक्शन में बढ़ जाता है। मतलब कुछ वर्म्स वगैरह का अगर प्रॉब्लम हो गया हो, वर्म्स, कीड़े मकोड़े, ठीक है, या एलर्जी हो, ठीक है, तब इओसिनोफिल का ना नंबर बॉडी बढ़ा देता है। तो अगर उस टाइम आप टेस्ट करवाओगे, अपना ब्लड काउंट करवाओगे, एक टेस्ट आता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, सिंपल सा टेस्ट होता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। और एक होता है डिफरेंशियल काउंट, उसमें मतलब सीबीसी में सब कुछ बताएगा, आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, और डिफरेंशियल वाले में ना फिर इन सब का भी नंबर बताएगा, राइट। तो अगर मान लो एलर्जी वाला केस है या कुछ हेलमिंथिक इन्फेक्शन है, वर्म्स का इन्फेक्शन, तो इओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। मोनोसाइट्स आपका मैक्रोफाजेस बनाता है, जो कि इन फेगोसाइटोसिस करता है, एंटीजन को इनगल्फ कर लेता है, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो सबका अपना अपना काम है, राइट। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स आपका एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करेगा। ओवरऑल पांचों मिलकर एज अ होल डब्ल्यूबीसी का फंक्शन है टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। क्लियर, गुड। इसमें से कुछ डब्ल्यूबीसी आपके लिम्फ में भी पाए जाएंगे, ठीक है। लिम्फ बताऊं, जब बताऊंगा तो बता दो, ठीक है। क्लियर, डब्ल्यूबीसी के बारे में लगभग इतना ही जानना है। इन सारे सेल्स का जो न्यूक्लियस है ना, उसके उसका शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा इसमें देखो इओसिनोफिल का जो न्यूक्लियस है, वैसा हेडफोन के स्ट्रक्चर में, राइट, समथिंग लाइक दिस, राइट। इसको हम लोग बाई लोब न्यूक्लियस बोलते हैं, 2 लोब्स है ना। न्यूट्रोफिल का देखो यहाँ पे 3 लोब है, राइट, ठीक है। तो सबका न्यूक्लियस में स्पेशली फीचर्ड होता है, जिसका शेप, नंबर ऑफ लोब्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर आइडेंटिफिकेशन, पहचानने के लिए, ठीक है। क्लियर, चलो तो आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी में इतना ही है भाई, और फिलहाल इतना ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। 3 ही तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी देख लिया, डब्ल्यूबीसी देख लिया, अब प्लेटलेट्स देख लेते हैं, राइट। प्लेटलेट्स, इनको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। इनका काम क्या होता है, दे कॉन्ट्रीब्यूट इन ब्लड कोअगुलेशन, दे कॉन्ट्रीब्यूट इन ब्लड कोअगुलेशन, यानी कि कोअगुलेशन तो समझते हो ना, वही खून का जमना, राइट। ब्लड कोअगुलेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कुछ इंजरी हो गई, राइट, और ब्लड वेसल रप्चर हो गया है, तो ब्लड तो निकलना शुरू होगा वहां से बाहर की ओर, राइट। अंदर में तो प्रेशर ज्यादा है, ब्लड बाहर आएगा ही। बाहर आते आते अगर वो कंटिन्यूड रहा तो आपके बॉडी से ब्लड निकलने लगेगा, राइट। एक समय ऐसा आएगा कि जो ब्लड है वो आपके बॉडी में इतना कम हो जाएगा कि जो बेसिक डिमांड है बॉडी का, सेल्स का, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन जो भी है, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा होगा, एंड द पर्सन विल सिंपली डाई, ठीक है। तो जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, तो एक्सीडेंट्स में जो सबसे कॉमन रीजन होता है डेथ का, क्या होता है, ब्लड लॉस, राइट। समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, रास्ते में ही ब्लड बहुत ज्यादा निकल चुका था, ठीक।
फिर बॉडी रिकवर भी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ब्लड कोगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं ना जो कि एंटी कोगुलेंट्स होते हैं, एंटी कोगुलेंट्स। अब कोगुलेशन का मतलब हो रहा है खून का जमना, ठीक है। तो ये एंटी कोगुलेंट्स है, मतलब ये खून को जमने नहीं देंगे, राइट। ऐसे आपको दो सब्सटेंसेस का नाम जानना चाहिए, एक हेपेरिन, हेपेरिन, और दूसरा बोलते हैं हिरुडीन, हिरुडीन, ठीक है। नाम याद हुआ, पहला हेपेरिन और दूसरा हिरुडीन। दे आर एंटी कोगुलेंट्स, मतलब ये खून को जमने नहीं देते, ठीक है। हेपेरिन हमारे में पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। और हिरोडीन पाया जाता है इन लीचेज, जोंक वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, तो हमारे जो ब्लड है ना, अब वो अंदर, तो अब नॉर्मली थोड़ी कोगुलेट करना है, कोगुलेशन की जरूरत तब है जब इंजरी हो। नॉर्मली तो ब्लड में फ्लो करते रहना चाहिए ना, तो हेपेरिन एडेड रहता है ब्लड, ठीक है। वो क्या करता है, खून को जमने नहीं देगा नॉर्मल सिचुएशन में, ठीक है। नॉर्मली जैसे अभी हम लोग हैं तो ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है और फ्लो ही करते रहे, इसके लिए हेपेरिन हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है। हिरुडीन जोक्स, जोक वगैरह जो होता है उनका जो पूरा ग्रुप होता है वो हिरुडीन के ही नाम पर उनका नाम रखा गया है, हिरुडीन, हिरुडिनेरिया, ठीक है। रीजन ये है कि उनके सलाइवा में ना हिरुडीन पाया जाता है जो कि एंटी कोगुलेंट है, इसीलिए जब जोंक काटता है हमें या किसी जानवर को, किसी को भी, तो क्या करता है ना, जहां से वो ब्लड सक कर रहा होता है वहां पर वो अपना सलाइवा रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता, ठीक है। वो एंटी कोगुलेंट है ना हिरुडीन, तो वो ब्लड को वहां पर जमने ही नहीं देता है और वो अपना मस्त ब्लड कंटिन्यूअसली सक करता रहता है, ठीक है। क्लियर, सो दे आर एंटी कोगुलेंट्स। प्लेटलेट क्या करेगा, ये कोगुलेशन में हेल्प करेगा, प्लेटलेट अकेला हेल्प नहीं करेगा। बताया था करीब 12-14 फैक्टर्स होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, सब मिलके हेल्प करेंगे। विटामिन के हो गया, फिब्रिनोजेन अगर याद हो तो, प्लाज्मा में 3 प्रोटीन्स मिल रहे थे, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, तीसरा क्या था, फिब्रिनोजेन, ठीक है। तो सब मिलके एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू ब्लड कोगुलेशन का काम करते हैं, राइट। क्या होता है कि मान लिया जाए कि ये, मान लो कि ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, और ब्लड वेसल ये यहां से रप्चर कर चुका है, ठीक है, ये यहां से इंजर हो चुका है, और ब्लड जो सेल्स जो है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सब कोई वो यहां से बाहर निकल ही सकता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही ये काम हुआ, बॉडी का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। मान लिया जाए कि ये प्लेटलेट्स है, दीज आर प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, तो ये क्या करता है ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, राइट। और ये जो टुकड़े हैं, प्लेटलेट्स के टुकड़े, टूट टूट कर ना यहाँ पर आकर एक्यूमुलेट होना शुरू हो, लाइक दिस, ठीक है, ऐसा, राइट। ये यहाँ पर आकर एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे, और ये ऐसा ही नहीं होता भाई, ये बोलो ना बहुत प्रॉपर कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स और भी क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये ऐसा आकर एक थक्का टाइप का, एक क्लॉट टाइप का बिल्ड करेगा जो कि उस इंजरी को, उस ओपनिंग को ब्लॉक करेगा, ठीक है। और क्या था, और था फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन जब एक्टिवेट हो रहा था तो क्या होता था, फिब्रिनोजेन तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है ना, फिब्रिनोजेन एक्टिवेट होकर बनता है फिब्रीन, ये फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। अब ये फिब्रीन आएगा बहुत सारा, ठीक है। जो फिब्रिनोजेन होता है ना, ये फिब्रिनोजेन ये सोल्यूबल होता है प्लाज्मा वाटर में, तो वो घुला हुआ रहता है, लेकिन जो फिब्रीन होता है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है, तो जब इसकी जरूरत पड़ती है तो ये उसको कन्वर्ट, फिब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है फिब्रीन में, ठीक है। और वो ऐसे स्ट्रैंड्स के फॉर्म में आता है, और इसके ऊपर ना ऐसा एक नेटवर्क जैसा, जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, एक मेशवर्क बना लेते हैं, ठीक है, जो कि उस उन प्लेटलेट्स के जो टुकड़े हैं, ठीक है, उनको पकड़ के रखे हुए, ठीक है। और जो क्लॉट है वो मेंटेन्ड रहे, राइट। ये हो गया आपका फिब्रिन स्ट्रैंड, ठीक है। और ये जो टोटल, ये जो चीज फॉर्म हुआ, इसको, इसी को हम लोग ब्लड क्लॉट बोलते हैं, बहुत जरूरी है ताकि ब्लड लॉस ना हो, क्लियर।
बस इतना ही है प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। चल आगे, आई होप कि सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कुछ भी मतलब कुछ डाउट ना रह जाए, ठीक है। रहे तो आपको पता ही है क्या करना है, कमेंट। नेक्स्ट, अभी आते हैं लिम्फ। ब्लड देख लिया हम लोग, ठीक है। ब्लड सब कुछ तो देख ही लिया, ब्लड में, ह्यूमन ब्लड के बारे में, ब्लड में क्या होता है, कितना होता है, सबका क्या काम होता है, सब कुछ देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं लिम्फ। हम बताया था शुरू में कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें सिर्फ एक ही फ्लूइड नहीं है, दो फ्लूइड। एक तो ब्लड हो गया जो कि मेजर कंपोनेंट, ठीक है। जो ओवरऑल फंक्शन है, ज्यादातर फंक्शन है वो ब्लड ही कर रहा है। लेकिन इसके अलावा एक लिम्फ भी है, ये भी अपना इंपॉर्टेंस रखता है और इसका भी बहुत क्रूशियल रोल है, ठीक है। अब लिम्फ जो है ये कैसा फ्लूइड होता है ना, ये मतलब प्लाज्मा जैसा इसका अपीयरेंस होगा। अपीयरेंस क्या है, मानकर चलो ये प्लाज्मा ही है ऑलमोस्ट। प्लाज्मा से कुछ चीजें निकाल दो तो वो वही होता है लिम्फ, राइट। सो इन अपीयरेंस इट्स ऑलमोस्ट लाइक प्लाज्मा। इन अपीयरेंस इट इज ऑलमोस्ट लाइक प्लाज्मा। सिर्फ अपीयरेंस में नहीं, कॉम्पोजिशन में भी, मतलब जिन चीजों से ये बना है उसमें भी ये प्लाज्मा के ही तरह, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो लिम्फ है ना, इसके अपने वेसल्स होते हैं, जैसे ब्लड अपने वेसल्स में फ्लो करता है, लिम्फ अपने वेसल्स में फ्लो करता है, ठीक है। अगर ये डायग्राम दिख रहा हो तो ये जो रेड वाला है ये क्या है, ये आर्टरी है ना। ये वेन होगा, दिस वन। और ये जो येलो येलो है, ठीक है, उसके अंदर कुछ सेल्स है, दीज आर टिश्यू सेल्स, दे आर सेल्स जिनको कि नरिशमेंट वगैरह चाहिए, नॉर्मल सेल्स है। तो ब्लड क्या करता है, देखो यहां से आर्टरी आया, आर्टरी डिस्ट्रीब्यूट हुआ कैपिलरीज में, ये सारी चीजें तो बता चुका हूँ। आर्टरी ब्रांचेस देता है, वो ब्रांचेस कैपिलरीज में, कैपिलरीज आर माइक्रोस्कोपिक वेरी वेरी फाइन ब्लड वेसल्स जो कि सेल्स के पास जाएंगे और मटेरियल एक्सचेंज होगा, ठीक है। मटेरियल एक्सचेंज कर दिया, अब वो वापस कंबाइन होंगे, ठीक है। अब एक्सचेंज में क्या क्या हुआ होगा, ब्लड में से न्यूट्रिएंट निकल कर गया होगा सेल्स के अंदर और ऑक्सीजन भी गया होगा, और सेल से वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड आया होगा ब्लड, राइट। तो ये जो प्योर ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब ये जो इधर निकला ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। ये जाएगा हार्ट तक, हार्ट तक ले जाने वाले ब्लड वेसल्स को वेन्स बोलते हैं। तो आर्टरी है जो कि हार्ट से आ रहा होगा न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन वगैरह लेकर, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया, वेस्ट मटेरियल्स और कार्बन डाइऑक्साइड पिक किया, अब वो वापस कंबाइन करके बन गया है वेन, ठीक है। अब ये वापस जाएगा हार्ट पर। तो एक्सचेंज कैसे होता है, हम लोग के पास तो क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन है ना, हम लोग ओपन सर्कुलेशन तो कर नहीं रहे। क्लोज टाइप सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स के बाहर नहीं आए, ठीक है। ब्लड और सेल्स के बीच में एक गैप होगा जिसमें कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें बता चुके, ठीक है। इसी रास्ते के थ्रू चीजें एक्सचेंज होंगी, ब्लड से निकलेंगी, जाएंगी इंटरस्टिशियल स्पेस में, फ्लूइड में, उससे फिर जाएंगी सेल्स, सेल्स कुछ एक्सक्रीट करेगा तो वो आएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और उससे आएगा वो ब्लड में, ठीक है। यही हो रहा है। और ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स है ये सब दे आर लिम्फ वेसल्स, ठीक है, दे आर लिम्फ वेसल्स जो कि ब्लड वेसल के पैरेलली ही फ्लो करते हैं, ठीक है। ये सब लिम्फ वेसल। तो जहां जहां ब्लड वेसल डिस्ट्रीब्यूट करने जाएगा टिश्यू के पास, वहां पर लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे। न्यूट्रिशन में बताया था ना, इंटेस्टाइनल विलाई, जहां पे आप जो ऑप्शन हो रहा था फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो उसमें था ना कि उसमें लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट थे, उनका नाम लैक्टियल्स था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, लैक्टियल्स, उनका काम क्या था, वो फैट्स का एब्जॉर्प्शन करवा रहे थे, ठीक है। तो लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल में एक बेसिक डिफरेंस है कि ब्लड वेसल ना कंटिन्यूअस होता है, वो उसका वो एक जगह पर जाकर खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। कोई भी ब्लड वेसल ऐसा नहीं मिलेगा जो कि एक जगह जाकर खत्म हो गया ना, वो एक पूरा साइकिल है, सर्कुलेशन है, ठीक है। लेकिन लिम्फ वेसल्स के पास एंड होते हैं, ठीक है। देखो ये लिम्फ वेसल इधर गया, यहाँ पे खत्म हो गया, ये यहाँ पर खत्म हो गया, तो लिम्फ वेसल ऐसा ही होता है, ठीक है। ब्लड वेसल में कोई एंड नहीं होगा, लेकिन लिम्फ वेसल में एंड्स मिलेंगे, ठीक है। लिम्फ का काम क्या है, इसका जो
मेजर फंक्शन है वो है टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ, किसका बैलेंस, डिफरेंट मटेरियल्स, वाटर, सेल्स, सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन्हीं सारे मटेरियल्स का बैलेंस ऑफ मटेरियल्स बिटवीन, किसी किसके बीच में, बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो पता है ना, सेल्स के बीच में जो फ्लूइड मिल रहा है ना, सेल्स के बीच में, वही है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो उसमें और ब्लड के बीच में मटेरियल्स का एक बैलेंस बना रहे, ठीक है, उसी में लिम्फ हेल्प करता है। कहने का मतलब कि अगर मान लो कि ब्लड में कुछ मटेरियल ज्यादा हो गया, राइट, और वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी नहीं डाल सकता है, क्योंकि वो डालेगा तो हो सकता है कि सेल उसको एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन हो सकता है कि सेल के पास वो मटेरियल पहले से ही अवेलेबल हो, राइट। तो क्या होगा ना कि वो मटेरियल ब्लड वेसल से निकलकर या इंटरस्टिशियल फ्लूइड से निकलकर लिम्फ वेसल में चला जाता है, ठीक है। या अगर ब्लड में किसी चीज की कमी हो या लिम्फ वेसल में कुछ एक्स्ट्रा हो, वो फिर निकलकर ब्लड में आ जाता है उसी रास्ते से, ठीक है। यही लिम्फ का काम, टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ मटेरियल्स। इसमें कुछ ज्यादा हुआ तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लड से, ब्लड में कुछ कमी हुई तो लिम्फ उसमें डाल देगा। लिम्फ का यही फंक्शन है। एक फंक्शन और है, वो एक इनडायरेक्ट फंक्शन है, वो डायरेक्ट फंक्शन उसका यही है, ठीक है, लेकिन एक इनडायरेक्ट फंक्शन ये भी है कि इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ब्लड और लिम्फ के बीच में मटेरियल्स का, सेल्स का एक्सचेंज होता रहता है, तो उन मटेरियल्स में, उन सेल्स में कुछ WBCs भी आते हैं, ठीक है, जिनका एक्सचेंज होते रहता है। तो लिम्फ में कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट है या होते हैं, राइट। तो होता क्या है कि जब कुछ इन्फेक्शन हुआ किसी बैक्टीरिया का या किसी भी चीज का, कोई एंटीजन आया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या फेगोसाइटोज करने के लिए, फेगोसाइटोज यानी कि उसको इनगल्फ करने के लिए, ठीक है, जो WBC की जरूरत है वो लिम्फ भी प्रोवाइड करता है या कर सकता है, ठीक है। देयर आर सम स्ट्रक्चर्स कॉल्ड लिम्फ नोड्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स क्या होता है, बहुत सारे लिम्फ वेसल्स ना जा जाकर एक जगह पे कलेक्ट होते हैं और एक कलेक्शन टाइप का बनता है, ठीक है, एक जंक्शन टाइप का बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ नोड, ठीक है। वहां पर सारे इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया वैक्टीरिया को लेके जाता है, वहां पे उसको डिस्ट्रॉय वगैरह किया जाता है, ठीक है। और हमारे बॉडी में हर जगह पे लिम्फ नोड्स है, हर ऑर्गन के लिए है, सब जगह है, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स का बहुत एक्टिव रोल है हमारे प्रोटेक्शन में, ठीक है। अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ ना तो उसमें अगर कुछ सर्जरी वगैरह भी होती है तो उसमें लिम्फ नोड को बड़े ध्यान से मतलब उसका देखभाल किया जाता है, ठीक है। लिम्फ नोड में प्रॉब्लम भी हो सकता है, अगर मान लो लिम्फ नोड में ही इन्फेक्शन का कुछ इश्यू हो गया है, ठीक है, या बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया है किसी चीज का, वो स्वेल करने लगता है। लिम्फ नोड का स्वेलिंग भी एक इंडिकेशन है कि कुछ प्रॉब्लम तो है, इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है, ठीक है। सो लिम्फ नोड्स आर एक्सट्रीमली नेसेसरी। टॉन्सिल वर्ड नहीं सुना है, टॉन्सिल, टॉन्सिल एक लिम्फ नोड ही है, ठीक है, टॉन्सिल इज अ लिम्फ नोड, राइट। ऐसे बहुत सारे लिम्फ नोड्स हैं हमारे बॉडी, क्या सबका काम क्या है, वही प्रोटेक्शन, राइट। मैक्रोफाजेज, मोनोसाइट्स, बैक्टीरिया वगैरह को पकड़ पकड़ के लाएंगे और वहीं पे डिस्ट्रॉय वगैरह करेंगे, ठीक है, क्लियर है। सो दैट्स लिम्फ। लिम्फ क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स के पैरेलली लिम्फ के वेसल्स चल रहे हैं, पैरेलली मतलब साथ साथ, ठीक है। और वो लिम्फ वेसल्स ब्लड के अंदर के जो सब्सटेंसेस का अमाउंट है उसको रेगुलेट करने में हेल्प कर रहे हैं। अगर ज्यादा है तो ले रहे हैं, कम है तो दे दे रहे हैं, ठीक है। ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में कोई इम्बैलेंस ना हो जाए मटेरियल्स का, दिस इज इंश्योर्ड बाय लिम्फ। क्लियर है, ठीक है। तो बस इतनी ही बातें थी इस वीडियो के लिए, राइट। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, राइट। आई रियली होप कि सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो, कुछ डाउट रह गया हो, उस चीज को दोबारा देख लो या पूरे वीडियो को ही देख लो दोबारा, क्या दिक्कत है, ठीक है। सो चलो, तो मिलते हैं हम लोग फिर कभी अगले वीडियो में, राइट। इफ यू लाइक इट,
प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, राइट। एकदम मन लगाकर पढ़ते रहो, ठीक है। एक बार अगर चीजें अच्छे से समझ में आ गई ना, तो उसे फिर तुम महीने में एक बार भी रिवाइज करोगे ना, सब एकदम फटाफट रिकॉल हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। और आपको ना रट्टा नहीं मारना पड़ेगा एग्जाम के समय, ठीक है। ऐसा नहीं कि बैठ के एकदम लगे हुए हैं 2 घंटा से याद ही नहीं हो रहा है, नहीं। अगर सब कुछ समझ में आ गया है फिर याद करने की जरूरत क्या है, तो एक बार पढ़ोगे समझ ही में आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम मन लगाकर पढ़ो, राइट, एंड कीप रिविजिटिंग एज पर योर नीड, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।